वेलकम टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी, पता तो है ना आपको कौन सी सीरीज की बात हो रही है? हाँ बिल्कुल, शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका एक चैप्टर हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, है ना? देखा होगा आपने, नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, प्लेलिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है। तो आज बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इसको आज हम देखेंगे, ठीक है गाइस। जैसे कि हम पहले से ही हमारी एक अपनी क्या कहते हैं ट्रेडिशन बना हुआ है कि हम क्या करते हैं, पहले चैप्टर का नाम समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। नाम में ही तो काम छिपा होता है, तो देख लेते हैं इसका क्या काम है। गाइस, चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है देख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं, पता है भाई हमें, ठीक है। अब हमें देखना है कि आखिर ये इकोसिस्टम क्या करता है, कौन कौन से काम चल रहे हैं इसमें, तो इसके फंक्शंस आज हम देखेंगे। द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड, वास्ट एंड कंप्लीट डायनामिक सिस्टम। जो इकोसिस्टम में फंक्शंस होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे फंक्शन हो रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और खुद में ही कंप्लीट हैं, ठीक है। इट कैन बी स्टडीड, अब क्योंकि बहुत वास्ट है, ब्रॉड है, कंप्लीट है, डायनेमिक है, इतनी सारी चीज़ें इसमें हमने देखनी भाई, तो क्या है, इतना जब एक लाइन में पढ़ना है तो हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हम क्या करेंगे भैया, हमारा तो अपनी अप्रोच है, सिंप्लीफाई कर लो सीधे सीधे, है ना। तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये जो फंक्शंस हैं इनको सिंप्लीफाई किया और क्या करा, 3 हेड बना डाले। अब 3 कैटेगरी में हमने क्या करा, इसको डिवाइड किया है और 3 कैटेगरी में अब हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे कि एनर्जी फ्लो कैसे होती है, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे कि न्यूट्रिएंट्स कैसे रिसाइकिल होते हैं, क्योंकि हमने देखा था ना बार बार वही न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल होकर आते रहते हैं, तो कैसे होता है ये। और थर्ड पढ़ेंगे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है, ये क्या है आगे देखेंगे, ठीक है। तो गाइस, सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है, पहला हेड है, वो है एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी फ्लो कैसे होती है। चलो देखते हैं। एनर्जी इज द बेसिक फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब सपोज करो कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, क्या और बहुत सारा काम पड़ा है, कर लोगे क्या? नहीं होता भैया, हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल एनर्जी नहीं है, बैटरी डाउन है, कुछ काम नहीं हो पाएगा, कुछ पढ़ाई नहीं हो पाएगी भैया, आज तो एनर्जी डाउन है, ठीक है, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो यही है कि कोई भी काम है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए तो भैया चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कौन सी होती है? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सारी जो अंदर बॉडी में चलती रहती हैं एक्टिविटीज, वो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो विच इज यूनिडायरेक्शनल। देखो, मेन चीज, एक बहुत बड़ा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहली बात समझ लो कि जो एनर्जी है प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर तक फ्लो होती है, और मेन पॉइंट क्या है कि ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। मतलब कि क्या, कि हमेशा प्रोड्यूसर्स से ही एनर्जी जाएगी टॉप कंज्यूमर्स तक। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये अपना यू टर्न ले ले और टॉप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक आ जाए, बिल्कुल ना भैया, नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती, नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है। क्यों नहीं आएगी वो आगे हम देखेंगे, क्यों नहीं आएगी। पहली बात तो चलो आगे क्या देखेंगे, अभी देख लो। देखो, पिछले वाला चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो हरे हरे होते हैं, क्लोरोफिल होता है, खाना बनाते हैं, खुद तो खाते हैं, सबको भी खिलाते हैं, यही करते हैं ना। अब क्या हम हरे हैं? नहीं है। क्या टॉप कंज्यूमर्स हरे हैं? नहीं है। क्लोरोफिल है? नहीं है। खाना बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो क्या खुद खा पाएंगे? जब खुद खा नहीं पा रहे, दूसरों को क्या खिलाएंगे? खुद एनर्जी है नहीं, दूसरों को क्या देंगे, है ना। हम खुद एनर्जी के भूखे रहते हैं, तो यही बात है। इसीलिए एनर्जी कभी भी टॉप कंज्यूमर से प्रोड्यूसर की तरफ नहीं जाएगी, हमेशा प्रोड्यूसर्स ही देंगे, भैया ले जाओ एनर्जी, ले जाओ एनर्जी, बना लिए, ठीक है। समझ में आ गया क्यों है यूनिडायरेक्शनल। द स्टडी ऑफ ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन इन एन इकोसिस्टम गिव्स एन आइडिया अबाउट द एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। अब कैसे एनर्जी फ्लो होती है, ठीक है, कौन कितनी लेगा, कैसे देगा, कैसे नहीं देगा, ये सब की स्टडी हम करते हैं ट्रॉपिक लेवल के इंटरेक्शन में, जो हमें बताता है कैसे एनर्जी फ्लो होगी। हमने अभी बात की थी ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन की। भैया बहुत अच्छे से तुमने इतने बड़े बड़े बोल दिए, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन होता क्या ये बताया। अरे हम बता रहे हैं भाई, ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन क्या होता है, यही बता रहे हैं। अब देखो,
Trophic level interaction deals with how the members of an ecosystem are connected based on nutritional needs. सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, पहले ही बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं। यही बात यहाँ पर आ गई। क्या बोल रहे हैं कि ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन जो है वो किससे डील करता है कि कैसे जो इकोसिस्टम के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे पर कनेक्टेड हैं। कौन सी नीड्स के लिए? न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए। अपने न्यूट्रिशन उनको कैसे एक दूसरे से मिलता है, वो कैसे कनेक्टेड हैं, उसकी ही जो आपकी स्टडी है वो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में की जाती है, वही बताता है। ठीक है। फिर एनर्जी जो है फ्लो करती है ट्रॉपिक लेवल से, प्रोड्यूसर से आगे 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 चलती जाती है एनर्जी। ठीक है। आगे और जो लेवल्स है वहाँ पर एनर्जी फ्लो होती जाती है। ये जो एनर्जी है हमेशा प्रोड्यूसर से आपके हायर लेवल पर फ्लो होगी। हमने देख चुके हैं, हमें पता है क्यों होगी। कभी भी यू टर्न नहीं लेगी, क्योंकि कार्निवोर्स जो हैं वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। देंगे कहाँ से? वो खुद के लिए नहीं कर पा रहे, दूसरों को क्या देंगे? There is a loss of some energy in the form of unusable heat at each trophic level, so that energy level decreases from the first trophic level upwards. जो एनर्जी, जितनी एनर्जी आपके प्रोड्यूसर के पास में उतनी ही एनर्जी दूसरों के पास नहीं होगी। प्रोड्यूसर्स के पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, और जैसे जैसे वो आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी वो ख़त्म भी होती जाएगी। ऐसा कहा जाता है, कहा किया जाता है, ऐसा है कि जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो आपकी जो जिससे ट्रांसफ़र हो रही है उसके पास में जितनी एनर्जी है उसकी 10% ही आगे ट्रांसफ़र होती है। बाकी सब या तो यूज़ हो जाती है, आधी उसमें यूज़ हो जाती है और आधी खो जाती है। ठीक है। इतनी आगे जाती है, सिर्फ 10% ही नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाती है। ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि जो जितनी ट्रॉपिक लेवल्स हैं वो या 4 होंगी या फिर 5 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। कभी कभी हो सकता है कि 6 हो जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा तो कभी भी ट्रॉपिक लेवल्स हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि भैया 6 के बाद में इतनी एनर्जी ही नहीं बचती है कि किसी की लाइफ चल सके उससे, इसीलिए आगे होती नहीं है। ठीक है। फिर ट्रॉपिक लेवल्स आर numbered according to the steps an organism is away from the source of food or energy that is the producer. अब भैया फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल ये कहे तो जा रही हो मैडम जी आप, ये तो बता दो कि ये नंबर आपने कैसे ले लिए। तो भैया ट्रॉपिक लेवल्स का नंबर कैसे किया जाता है कि कितने लेवल, कितने स्टेप वो प्रोड्यूसर से दूर है, प्लांट से या फिर जहाँ से भी एनर्जी जनरेट हो रही है वहाँ से कितनी दूर है आपका जो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको ही हम बोल देंगे इतने लेवल दूर है तो इतने ट्रॉपिक लेवल पे है। ठीक है। ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन जो है इसमें 3 कंसेप्ट हैं, एक है फूड चेन, एक है फूड वेब और फिर इकोलॉजिकल पिरामिड्स। बात करते हैं फूड चेन की। वैसे तो फिर से वही बात बचपन में पढ़ते आए हैं, फर्स्ट क्लास में आंसर लिखने को आता था कि फूड चेन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा भैया फूड चेन जरूर चला आता था, पढ़ते आए हैं। लेकिन वही बात तो यही है कि हम भूल जाते हैं, भूल गए, इस साल का भी याद नहीं रह रहा है, भूल जा रहे हैं बार बार। कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ लो फूड चेन क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स इन दी इकोसिस्टम जो हैं, जितने भी इकोसिस्टम में ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में भैया रिश्तेदार हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों? फीडिंग मैकेनिज्म को लेकर। ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे का खाना बन जाता है, तुमने मुझे खाया तुम भी किसी के द्वारा खाए जाओगे, फिर तुम्हें भी कोई खा लेगा, फिर उसको भी कोई खा लेगा, ऐसा सिस्टम यहाँ चलता है। ठीक है। तो क्या है कि पहले खाते हैं फिर खाए जाते हैं, और इसी को फूड चेन कहा जा रहा है। ठीक है। अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन वन अनदर, जो एक सीक्वेंस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को खाए जा रहे हैं उसको फूड चेन कहते हैं। फूड चेन प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और टॉप कार्निवोर पे ख़त्म होती है। ठीक है। प्लांट्स को कोई खाता है, फिर उसको कोई और खा लेता है, उसको कोई और खा लेता है, एंड में टॉप कार्निवोर्स उसको खा जाते हैं और उसकी कहानी खत्म। ठीक है। ये देखो फूड चेन, घास खड़ी है, वही प्रोड्यूसर, हरी हरी घास खा ली किसने? ग्रासहोपर ने खा ली, उसको प्राइमरी कंज्यूमर बोल दिया। इसको ब्लू बर्ड ने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर बोल दिया। ब्लू बर्ड को स्नेक ने खा लिया, टर्शरी कंज्यूमर बोल दिया। स्नेक को खा गया आउल, इसको बोल दिया एपेक्स प्रेडेटर। ठीक है। ये भी मर गया, सड़ गया, गल गया, इसको डिकम्पोजर खा गए। ठीक है। डिकम्पोजर जो है वो खाद बन गई और वो घास, उसको घास मतलब घास ने कंज्यूम कर लिया, खत्म, फूड चेन खत्म हो गई।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले खाओ फिर खाए जाओगे, तो ये जो सीक्वेंस है ईट एंड बीइंग ईटन, इससे ही फूड एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है और इसी को फूड चेन कहते हैं। प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से। स्मॉल हर्बीवोर्स जो हैं वो प्लांट को खाते हैं, उनको एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर हर्बीवोर्स को लार्ज कार्निवोर्स खा जाते हैं। अब गाइस बात करते हैं कि फूड चेन्स की क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। इन नेचर टू मेन टाइप्स ऑफ फूड चेन्स हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड। जो अब हमारी दुनिया है भाई, उसमें क्या हुआ है, दो तरीके की फूड चेन्स पाए जाते हैं। पहला है ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? जो कंज्यूमर्स क्या करते हैं, फूड चेन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लांट खा रहे हैं, ठीक है, ग्रेज करके वो फूड चेन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसको ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। ग्रीन प्लांट्स इसमें बेस पे रहते हैं, स्टार्टिंग ग्रीन प्लांट से होती है, और प्राइमरी कंज्यूमर इसमें हर्बीवोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में घास को किसने खाया? कैटरपिलर ने। उसको खाया लिजार्ड ने, लिजार्ड को खाया स्नेक ने। और अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम में बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया जू प्लैंक्टन्स ने, जू प्लैंक्टन्स को खाया छोटी मछली ने, छोटी मछली को खा लिया बड़ी मछली ने। ऐसे कहानी इनकी खत्म हो गई। तो अभी तो हमने देख लिया ग्रेजिंग फूड चेन को। अब बात करते हैं डेट्रिटस फूड चेन। सेकेंड टाइप जो हमारा फूड चेन का है वो क्या है? डेट्रिटस फूड चेन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट बॉडीज कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देन टू डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डेट्रीवोर्स और डिकम्पोजर्स एंड टू अदर प्रीडेटर्स। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, सड़े गले जो मैटर है उससे स्टार्ट हो रही है। जो आपके एनिमल्स या प्लांट बॉडीज डिके हो रही हैं, उनका सड़ा गला जो मैटर बचा हुआ है उससे ये स्टार्ट होता है। जिसको कौन खा रहा है, जिसको कौन कंज्यूम कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उसके बाद में ये आगे बढ़ती है डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, जिसको खाते हैं और उनको हम डेट्रीवोर्स भी बोलते हैं, वहाँ से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। जो अर्थवर्म्स हैं, दो कूड़ा कचरा था या फिर जो डिकेइंग मैटर है सड़ा गला, उसको अर्थवर्म्स ने खाया, अर्थवर्म्स को चिकन ने खाया, चिकन को हॉक ने खा लिया। ऐसी ये लाइन चलती हुई है, ठीक है, ऐसी लाइन चलती है, एक फूड चेन बन जाती है। डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू फूड चेन, दो तरीके की फूड चेन पड़ी हैं, ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर ये है कि सोर्स ऑफ एनर्जी दोनों का अलग अलग है, ठीक है। ग्रेजिंग में क्या है? प्राइमरी सोर्स क्या है? प्लांट्स हैं, हरे हरे प्लांट्स हैं। डेट्रिटस में क्या है? सड़ा गला मटेरियल है। लेकिन दोनों फूड चेन अलग होने के बावजूद भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो डेट्रिटस फूड चेन है उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल आया है, और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ग्रेजिंग फूड चेन का है वो आया कहाँ से? ग्रेजिंग फूड चेन से तो आया है। वेस्ट मटेरियल है भैया, कोई जानवर मर गया, कोई इंसान मर गया, कोई प्लांट मर गया, तो वो था कहाँ से? रिलेटेड तो ग्रेजिंग से ही था ना। इसीलिए दोनों ये कैसी हैं? दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। अब गाइस एक चीज तो कंप्लीट हुई, क्या कंप्लीट हुआ? फूड चेन। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है फूड वेब, ठीक है। फूड वेब क्या होता है ये समझते हैं। अ फूड चेन रिप्रेजेंट्स ओनली वन पार्ट ऑफ द फूड और एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम एंड इम्प्लाइज अ सिंपल आइसोलेटेड रिलेशनशिप विच सेल्डम अकर्स इन द इकोसिस्टम, ठीक है। फूड चेन क्या है? सिर्फ एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी फ्लो का, ठीक है। और इतना सिंपल और आइसोलेटेड रिलेशनशिप होता नहीं है इकोसिस्टम में। जैसे कि आप मान लो इसमें दिखा दिया हमने कि घास को ग्रासहॉपर ने खाया, जरूर ये घास को ग्रासहॉपर खाए, हो सकता है काऊ खा लिया आकर, हो सकता है गोट खा लिया आकर, है ना। तो ये क्या है कि ऐसा होता नहीं है कि इतना सिंपल रिलेशनशिप हो, बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है ये। एन इकोसिस्टम में कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड फूड चेन्स। एक इकोसिस्टम है तो उसमें कई सारी इंटर रिलेटेड फूड चेन हो सकती हैं। मोर टिपिकली द सेम फूड रिसोर्स इज पार्ट ऑफ मोर देन वन चेन, स्पेशली व्हेन दैट रिसोर्स इज एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। कई बार ऐसा होता है कि जो एक ही जो आपका फूड का रिसोर्स है वो कई सारे जो ट्रॉपिक लेवल है उस पर कई सारे ऑर्गेनिजम्स उस पर डिपेंडेंट हो। एक जो खाना है, एक अनार 100 बीमार हो सकते हैं, ये समझ लो सिंपल सा, ठीक है। अ फूड वेब इलस्ट्रेट्स ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स
अमंग द ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। फूड वेब क्या है, वो जितना भी पॉसिबल ट्रांसफर हो सकता है एनर्जी का, वो सारा जो ट्रांसफर पॉसिबिलिटीज हैं वो सब शो कर देता है, जबकि फूड चेन सिर्फ एक ही रास्ता दिखाती है कि कैसे एनर्जी फ्लो होगी। इफ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव्ड, द सक्सीडिंग लिंक्स ऑफ द चेन विल बी अफेक्टेड लार्जली। अगर जितना भी फूड चेन में से कोई सी भी इमीडिएट हमने मैटर को निकाल दिया, ठीक है, जो रिसोर्स निकाल दिया, तो पूरी चेन जो है वो तहस नहस हो जाएगी। सपोज करो घास ही गायब कर दी, पूरी चेन आगे बढ़ेगी कहाँ से, है ना। द फूड वेब प्रोवाइड्स मोर देन वन ऑल्टरनेटिव फॉर फूड टू मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम एंड देयरफॉर इंक्रीजेस देयर चांस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन फूड वेब क्या है, एक से ज़्यादा आपको ऑप्शंस देती है कि अगर आपको एक चीज़ नहीं खा रही भैया, दूसरा लोग खा लेगा तुम्हें, ठीक है। जैसे कि कैरेट है, अच्छा भैया रैबिट नहीं खा रहा, कोई बात नहीं, काव खा लेगी, है ना। तो क्या है, एक से ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपकी इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है। अगर मान लो रैबिट गायब भी हो गया तो काव तो है, वो तो सर्वाइव करवा ही देगी आपको। फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस में सर्व फूड फॉर रैबिट और ग्रासहोपर और गोट और काव। जैसे कि घास को रैबिट भी खा सकता है, ग्रास हॉपर भी खा सकता है, गोट भी खा सकती है और काव भी खा सकती है। सिमिलरली बात करें तो हर्बीवोर जो है वो फूड सोर्स हो सकता है बहुत सारे कार्निवोरस स्पीसीज का। ऑल्सो फूड अवेलेबिलिटी एंड प्रेफरेंसेस ऑफ फूड ऑफ द ऑर्गेनिज्म में शिफ्ट सीजनली। एग्जाम्पल वी ईट वाटरमेलन। अब जैसे फूड अवेलेबल, कब कौन सा फूड अवेलेबल है, और दूसरी चीज़ कि हमारे फूड के लिए क्या प्रेफरेंस है ऑर्गेनिज्म की, वो भी शिफ्ट होती जाती है सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि गर्मियों में हम तरबूज खा रहे हैं, सर्दियों में हम क्या खा रहे हैं, पीचेस खा रहे हैं, ठीक है। देयर आर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है फीडिंग रिलेशनशिप्स का, जो कि फूड वेब का एक जो मतलब जितना भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी खाए और खाए जाने का सिस्टम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये पूरा क्या बना लेते हैं, वेब बना लेते हैं, और जिसको हम फूड वेब बोलते हैं। अब गाइस नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड की, कि आखिर ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होती है। ये थोड़ा सा आपको लग सकता है नया, बाकी तो फूड चेन फूड वेब तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो देख लेते हैं ये क्या है। The steps of trophic levels expressed in a diagrammatic way are referred as a ecological pyramids। लो भाई, ये भी कुछ नहीं है, जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसको अगर आपने डायग्राम में बना दिया तो वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हो जाएंगे। A food producer forms the base of the pyramid and the top carnivore forms the tip. Other consumer trophic levels are in between. सबसे नीचे क्या रहेगा, सबसे नीचे रहेगा प्रोड्यूसर, ठीक है, और सबसे ऊपर रहेगा टॉप कार्निवोर, और बाकी सारी जो लेवल्स हैं वो बीच में रहेंगी। द पिरामिड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल बार्स डिपिक्टिंग स्पेसिफिक ट्रॉपिक लेवल्स विच आर अरेंज सिक्वेंशियली फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल थ्रू हर्बीवोर कार्निवोर ऑनवर्ड्स। पिरामिड जो है उसमें कई सारे हॉरिजॉन्टल बार्स होते हैं जो कि अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स को दिखाते हैं, जिनको हमने प्राइमरी प्रोड्यूसर से ऊपर उठाकर हर्बीवोर फिर कार्निवोर ऐसे अरेंज किया हुआ होता है, ठीक है। फिर द लार्ज नंबर ऑफ द लेंथ ऑफ द ईच बार रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम। कितना लंबा बार है वो दिखाता है कितने सारे इंडिविजुअल्स जो हैं उस लेवल पर हैं इकोसिस्टम में। नंबर, बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है धीरे धीरे कम होती जाती है। हर जितने स्टेप आप ऊपर जाओगे उतनी एनर्जी, उतना बायोमास, उतने नंबर कम होते जाएंगे, और इससे क्या होता है, वो पिरामिड जैसा बन जाता है। इसीलिए हमने इसको इकोलॉजिकल पिरामिड बोला। अब जैसे कि हम इस पिक में देख सकते हैं कि नीचे सबसे बेस पे हमें दिख रहा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जहाँ पर 100% एनर्जी है। फिर आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, जहाँ पर 10% एनर्जी पहुँच पाई है। फिर उसके ऊपर देखते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 1% ही आपकी एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। फिर थर्ड लेवल कंज्यूमर्स आते हैं, 0.1% एनर्जी है इनके पास में। और उसके बाद में आते हैं आपके अपेक्स प्रीडेटर्स, जिनके पास में तो 0.01% एनर्जी है। अब इसके आगे तो इतनी एनर्जी होती नहीं कि कोई लाइफ सपोर्ट हो सके, तो इतना ही आपके लेवल्स बन पाते हैं, ठीक है। सन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है। ये हमारा एक क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब गाइस अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितने तरीके के होते हैं, तो हमने भी इकोलॉजिकल पिरामिड्स को भी बांट रखा है, वो भी 3 कैटेगरीज में।
नंबर्स के बेसिस पे, बायोमास के बेसिस पे और एनर्जी के बेसिस पे। ये 3 तरीके के अलग अलग इकोलॉजिकल पिरामिड्स को हम आगे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। हमने 3 तरीके के देखे थे, उसमें पहला है नंबर्स के बेसिस पे कैसे पिरामिड को बनाया जाएगा। दिस डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे कितने ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, कितने ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं, उनके बीच की रिश्तेदारी को ये दिखाता है। इट इज़ अ ग्राफिक representation of the total number of individuals of different species belonging to each topic level in an ecosystem। ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है कि एक अलग अलग स्पीसीज हैं उसमें कितने इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं जो कि अलग अलग टॉपिक लेवल पर बिलोंग कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन दिस साइज एंड बायोमास, साइज और बायोमास के बेसिस पे पिरामिड जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमेशा सीधा हो, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। सबसे पहले देखेंगे ऐसा पिरामिड जो कि नंबर के बेसिस पे और सीधा है। इस पिरामिड में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है नीचे से जब हम ऊपर जाएंगे तो कम होते जाएंगे, जैसे कि ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में हम देख सकते हैं। द ग्रासेस ऑक्युपाई द लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल बिकॉज ऑफ देयर अबंडेंस। द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल इज प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर। देखो घास जो सबसे ज़्यादा है इसीलिए सबसे नीचे है। उसके बाद में क्या आता है, हर्बीवोर्स आते हैं। उसके बाद में ग्रॉसहॉपर्स आते हैं जो कि घास से तो कम ही है। उसके बाद में प्राइमरी कार्निवोर जैसे कि आपका रैट आ गया। उसके बाद में रैट ग्रासहॉपर से कम होता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट है स्नेक्स, वो रैट से कम होंगे, वो रैट को खाते हैं। फिर आपका और कार्निवोर देख लो तो हॉग देख लो। तो ऐसे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, लेवल्स में ऊपर जा रहे हैं तो इनका जो नंबर है वो कम होता जा रहा है और हमारा जो पिरामिड है नीचे बहुत चौड़ा था और ऊपर पहुंचते पहुंचते बहुत नुकीला हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी नोक ही बचेगी, ठीक है, कॉर्नर ही बचेगा एक। अब बात करते हैं कि ऐसे जो आपकी पिरामिड हैं जो कि इन्वर्टेड हैं। इस पिरामिड में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या होगा कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो नीचे से जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उनकी जो लेवल है, उनका जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, लेवल के साथ में नंबर बढ़ता जाएगा। इसीलिए एक ऐसा बनेगा, ये उल्टा पिरामिड बनेगा। अ काउंट इन अ फॉरेस्ट वुड हैव अ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एक फॉरेस्ट में क्या है कि बहुत छोटे छोटे A count in a forest would have a small number of large producers, few number of big trees। देखो बिग ट्रीज तो फॉरेस्ट में कम होंगे लेकिन ट्रीज पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज़्यादा होते जाएंगे, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि ये उल्टा बन जाएगा। ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को गिन लें एक पिरामिड में, इसीलिए जो नंबर्स हैं वो कम्प्लीटली हमें सही सही एक्यूरेसी नहीं दिखाते हैं, इसीलिए हम इनको प्रेफर करते नहीं। नेक्स्ट टाइप की हमारे जो पिरामिड है वो है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास के पिरामिड, ठीक है, इसमें बेसिस क्या होगा हमारा बायोमास। ठीक, इन ऑर्डर टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स द पिरामिड ऑफ बायोमास इज यूज्ड। जैसे कि हमने पहले देखा कि जो नंबर्स हैं वो गिनना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हम सारे ऑर्गेनिजम्स को गिन नहीं सकते, इसीलिए हमने क्या किया कि उसकी जो कमी थी उसको इसमें पूरा किया और पिरामिड ऑफ बायोमास बनाया। इस अप्रोच में जो इंडिविजुअल्स हैं हर एक ट्रॉपिक लेवल पे उनको गिनने की जगह हम उनको तौल लेते हैं, उनको वे कर लेते हैं। दिस गिव्स अस अ पिरामिड ऑफ बायोमास। ये क्या करता है, ये हमें बायोमास का एक पिरामिड दे देता है। जैसे कि टोटल जो इतना ड्राई वेट होता है जितने ऑर्गेनिजम्स का हर ट्रॉपिक लेवल में पर्टिकुलर टाइम पर वो हमें पता चल जाता है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है is usually determined by collecting all organisms occupying each topic level separately and measuring their dry weight। ये कैसे होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं एक टॉपिक लेवल में उन सबको कलेक्ट किया जाता है और उनका ड्राई वेट मेजर किया जाता है। ये जो हमारे साइज डिफरेंस प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करता है, क्योंकि जो एक तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं, वेट कर ले रहे हैं।
इसका बायोमास कैसे मेजर किया जाता है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर में हम बायोमास को मेजर करते हैं। अब जैसे कि हमने ये पिक देख रहे हैं हम इस पिक को, इसमें देखो हमने बनाया हुआ है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उसके बाद में इनको तौल लिया, इनका वजन लिख दिया। उसके बाद में है प्राइमरी कंज्यूमर्स, उनका वजन लिखा हुआ है। उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर्स, उनका भी पूरा वेट लिखा हुआ है। और उसके बाद में टॉप कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स प्रीडेटर्स, इनका भी पूरा वजन यहाँ पर लिखा हुआ है। यही होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब जैसे कि हमने पहले ही देखा था कि जो पिरामिड है वो उल्टा और सीधा दो तरीके का हो सकता है, तो ऐसे ही इसमें भी है। तो इसमें है पहले अपवर्ड पिरामिड। फॉर मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑन लैंड द पिरामिड ऑफ बायोमास हैज अ लार्ज बेस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विद अ स्मॉलर ट्रॉपिकल लेवल पर्च्ड ऑन टॉप। जितने ज़्यादातर इकोसिस्टम्स हैं लैंड पर, उसमें बायोमास में भी जो नीचे होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा बेस, और फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हुए हमारा छोटा होता चला जाता है। ठीक है, बायोमास जो प्रोड्यूसर्स का है वो सबसे ज़्यादा होगा, फिर धीरे धीरे जैसे आगे लेवल्स बढ़ती जाएंगी वो कम होता जाएगा, और सबसे ऊपर तो बहुत कम ही बायोमास बचेगा। नेक्स्ट है इन्वर्टेड पिरामिड। क्या ये बायोमास उल्टा भी हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। अगर इसके उल्टे हम देखें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसमें बायोमास हमारा उल्टा रहता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो होते तो ज़्यादा हैं, रिप्रोड्यूस भी जल्दी करते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, उनमें इतना वजन नहीं होता। वहीं पर बात करें तो जो सबसे बड़ी मछलियाँ होती हैं वो बहुत उनमें ज़्यादा वजन होता है, इसीलिए क्या होता है वो ऊपर जाकर चौड़ा हो जाता है हमारा बेस, नहीं ऊपर जो टॉप है वो चौड़ी हो जाती है, बेस जो है वो बहुत छोटा रहता है। तो इससे ये इन्वर्टेड पिरामिड बन जाता है। अब देखते हैं हमारे थर्ड टाइप के पिरामिड, जो कि है पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे हम कैसे पिरामिड को बनाते हैं? टू कंपेयर द फंक्शनल रोल्स ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम एंड एनर्जी पिरामिड इज मोस्ट सूटेबल। अगर इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल्स हैं उसके फंक्शनल रोल्स को कंपेयर करना हो तो हम जो हम पिरामिड है वो एनर्जी वाला बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। एन एनर्जी पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द लॉज ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जो एनर्जी पिरामिड है वो थर्मोडाइनमिक्स के लॉज को रिफ्लेक्ट करता है विद कन्वर्जन ऑफ, क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। टॉपिक लेवल पर, हर एक टॉपिक लेवल पर हीट एनर्जी जो है वो थोड़ी ना थोड़ी क्या होती है, लॉस हो जाती है उससे, और जिससे क्या होता है ऊपर जितना बढ़ते जाते हैं वो कम होती जाती है एनर्जी। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो लेवल है वो भी पतली होती जाती है। सो गाइस, आई थिंक आज के लिए बस इतना ही हम कर पाएंगे। आई थिंक इतना ही हम याद रख पाएंगे, वरना तो बहुत खिचड़ी पक जाएगी, बहुत सारी ट्रॉपिक लेवल, फूड चेन, वेब, सब कुछ पढ़ दिया जाने क्या क्या। इसीलिए आज हम इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। कल के लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, पॉल्यूटेंट्स को देखेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरी होप है आपसे कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो जैसे हम पहले से हमेशा से आपसे बोलते आए हैं कि आपको करना क्या है, जो भी समझ नहीं आया कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दो, आपका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, मैं आपको दोबारा वो चीज़ समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, अगर आपको समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना। अगर आपने पहले सब्सक्राइब कर दिया तो नहीं करना है, तो सब्सक्राइब्ड है, नहीं किया है तो भैया कर लो, सब्सक्राइब कर दोगे, मैं मोटिवेट हो जाऊंगी। दूसरी बात क्या है कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा जब कल मैं नया लेक्चर लेकर आऊंगी आपके लिए, तो है ना, क्योंकि हमें अब टाइम तो इतना बचा नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करनी है इस बुक को, पेपर आने वाला है हमारा, ठीक है। सो टिल देन कीप योर नॉलेज ट्रेजर हंटिंग ऑन, बाय बाय।